Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 16th of September 2020. तो 16 सितंबर 2020 का कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, नीचे लिंक्स दी हुई हैं कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल की, इंस्टाग्राम पेज की और सी सैट चैनल की. तो अगर आपको वहाँ से ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड कीप ज्वाइनिंग अस देयर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. प्लस प्लीज़ डू लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है ना. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फॉस्फीन. फॉस्फीन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. पहला स्टेटमेंट, इट्स अ कलरलेस ओडरलेस गैस. Second statement, it is known to be produced only through biological process and not through any naturally occurring chemical process. Which of the following statements are correct? One only, two only, both या none. Question number 2 is Singapore Convention sometimes seen in news is. Singapore Convention क्या है? It's a convention on desertification to prepare and prevent possible future spread of the viral infection. A convention on mediation. या D, none of the above. Question number 3 is, consider the following statements with respect to Nathula Pass. It is a mountain pass located in the eastern Ladakh. It connects Ladakh with the Chumbi Valley of Tibet. So which of the following statements are correct? One only, two only, both या none. So these are the 3 questions for you today. Please do try to attempt these questions. अब आप पॉज करके अटेम्प्ट करिए अपनी तरफ से, मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ, ठीक है ना. तो आंसर्स देखें एक एक करके. तो पहला जो क्वेश्चन था कि फॉस्फीन क्या है, तो अभी रिसेंटली वीनस प्लैनेट पे ये पाया गया है फॉस्फीन. एंड ये शो करता है कि वहाँ पे लाइफ है, कुछ साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट याद रखिएगा, इट्स अ कलरलेस गैस बट इट्स नॉट अ ओडरलेस गैस, इट्स अ स्मेली गैस. इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. दूसरा बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा बी. बी विल बी द आंसर. सिंगापुर कन्वेंशन तो मैंने खुद आपको पढ़ाया हुआ था, इट्स अ कन्वेंशन ऑन मीडिएशन. सी विल बी द आंसर फॉर दैट. एंड थर्ड क्वेश्चन था नाथुला. तो नाथुला आप सबको पता है कि ये सिक्किम को कनेक्ट करता है, सिक्किम वाले रीजन में. तो पहला तो गलत ही हो गया. दूसरा, सिक्किम को ही ये चुम्बी वैली ऑफ तिब्बत से कनेक्ट करता है. तो ये दोनों गलत हो गए. तो डी विल बी द आंसर. नन ऑफ द अबव आर करेक्ट. डी विल बी द आंसर फॉर दिस. सो ये आपको याद रखना है. थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ. फॉस्फीन बेसिकली इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स दे रिसेंटली डिस्कवर्ड फॉस्फीन गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस. वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस मिली है इनको, ठीक है ना. और हुआ क्या बेसिकली, क्यों इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ है? बिकॉज फॉस्फीन का जो ओरिजिन है, दैट ओरिजिन इज बिकॉज ऑफ सम बायोलॉजिकल प्रोसेस, दैट इज थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है ना. इट्स अ कलरलेस बट स्मेली गैस. याद रखिएगा, कलरलेस गैस है बट स्मेली गैस है. एंड इट इज़ नोन टू बी प्रोड्यूस्ड ओनली थ्रू द बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड नॉट थ्रू एनी नेचुरली अकरिंग केमिकल प्रोसेस. ओके, इट इज़ नोन टू बी प्रोड्यूस्ड ओनली थ्रू द बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड नॉट थ्रू एनी नेचुरली अकरिंग केमिकल प्रोसेस. Then apart from being produced in industrial processes, it is made only by some species of bacteria that survive in the absence of oxygen. तो याद रखिएगा, it is made only by some species of bacteria that survive in the absence of oxygen. And it is also used as an agriculture fumigant. इसको agriculture fumigant in the semiconductor और semiconductor industry में भी यूज़ कर सकते हैं. फिर दूसरा क्वेश्चन जो एक था सिंगापुर कन्वेंशन, तो इट इज़ अ सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन. याद रखिएगा मीडिएशन, मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नाम की चीज़ होती है. जैसे कि कोर्ट्स के अलावा जब आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कराते हैं तो उसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है. इसमें क्या आता है, आपका कंसिलिएशन होता है, मीडिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है. ये सारे मैकेनिज्म्स हैं. इट्स अ यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी. बेसिकली जो मीडिएशन के ऊपर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन बोलते हैं. इसको सिंगापुर कन्वेंशन बोलते हैं. इट इज द फर्स्ट कन्वेंशन नेम्ड आफ्टर सिंगापुर. तो इसको याद रखिएगा. दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे. आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में. तो चाइना हैज़ मैसिवली डिप्लॉयड ट्रूप्स अलॉन्ग द LAC सेज राजनाथ. तो राजनाथ सिंह जो है हमारे, और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि दैट चाइना हैज़ बीन मैसिवली डिप्लॉइंग ट्रूप्स अलॉन्ग द LAC. फर्स्ट थिंग, इट्स अ गुड साइन कि आपने एक्सेप्ट तो किया. पता अदरवाइज अभी क्या हो रहा था, होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये सारे जगह से अलग अलग चीज़ें सामने आ रही थी. एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ टेंशन. होता क्या है एक्चुअली में, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और टेंशन दोनों क्रिएट होती है. देन राजनाथ सिंह पॉइंटेड आउट दैट देयर वर सेवरल फ्रिक्शन एरियाज. एंड कुछ फ्रिक्शन एरियाज के नाम याद रखिएगा ईस्टर्न लद्दाख में, जिनका नाम है गोगरा, कोंकाला एंड पेंगोंग सो लेक. तो ये आपको याद रखिएगा कि गोगरा जो रीजन है, गोगरा रीजन, एंड कोंगकाला,
कोंगकाला, ये वाला जो रीजन है ये लद्दाख वाला रीजन ही है। वहाँ पर लद्दाख यानी जो ओवरऑल जो अपर वेस्टर्न बॉर्डर है चाइना के साथ, वहीं के ये डिस्प्यूटेड पॉइंट है। ऐसा ही पूछ सकता है कि गोगरा एंड कोंकाला आर द डिस्प्यूट पॉइंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ बॉर्डर्स ऑफ इंडिया चाइना, वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर, नन ऑफ द अबव, ऐसा पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि गोगरा, कोंकाला एंड जो पेंगोंग सो लेक वाला रीजन है ये आपके कहाँ के डिस्प्यूट्स हैं, ये आपके लद्दाख वाले रीजन के ही डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, ठीक है ना। तो इनको याद रखिएगा। दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे है इंडिया हैज़ सरप्लस मेडिकल ऑक्सीजन। गवर्नमेंट का ये कहना है कि इंडिया के पास प्रॉपर मेडिकल जो ऑक्सीजन होनी चाहिए वेंटिलेटर्स के थ्रू, इन सब के थ्रू, वो प्रॉपर काफ़ी मात्रा में है। और इंडिया ने 50 लाख केसेस के उसको मुकाम को भी मतलब क्रॉस कर लिया है। एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ टेंशन इन द माइंड कि ऐसा तो नहीं है कि कल को ऑक्सीजन खत्म हो जाए या वेंटिलेटर्स खत्म हो जाए, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि नहीं, हमारे पास सफिशेंट है, वी हैव सफिशेंट मेडिकल ऑक्सीजन इन द कंट्री। एंड द मिनिस्ट्री has cautioned though that hospitals should have robust inventory management and encouraged rationalized use of oxygen। तो उन्होंने ये ज़रूर कहा है मिनिस्ट्री ने कि आप जो हॉस्पिटल्स उनको रेशनलाइज्ड यूज़ करना चाहिए ऑक्सीजन का, सो दैट देर इज़ नो स्कैर्सिटी इन द कंट्री, ताकि स्कैर्सिटी कंट्री में ना हो। यूनाइटेड स्टेट्स वेलकम इंडियाज़ रोल इन अफगान पीस टॉक्स। तो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि अफगान पीस टॉक्स अभी दोहा टॉक्स, मैंने कल भी आपको बताया था कि दोहा टॉक्स अगर आपसे कोई पूछे तो अफगान पीस टॉक्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब इसको IAN भी बोलते हैं, IAN, यानी कि आपका इंट्रा अफगान निगोशिएशंस, इसको इंट्रा अफगान निगोशिएशंस भी कहा जाता है। तो ये इंट्रा अफगान निगोशिएशंस दोहा में ही हुआ था, 12 सितंबर को हुआ था। अब इंडिया के लिए क्यों तारीफ के काबिल है ये पार्टिसिपेशन, क्यों? क्योंकि इंडिया पहली बार ऐसी जगह में बैठा था जहाँ पे तालिबान भी एक मेंबर हो। अदरवाइज इंडिया हमेशा ये बोलता था कि वो उसी पीस टॉक में बैठेगा जहाँ पे अफगान लेड प्रोसेस होगी, अफगान डोमिनेटेड प्रोसेस को ही वो मानता है। अदरवाइज वो तालिबान को एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह कंसीडर करता है। इंडिया अभी भी तालिबान के टेररिस्ट ग्रुप की तरह ही कंसीडर करता है। तो मेन बात यह है कि इसीलिए इंडिया की तारीफ की है कि इंडिया ने अपने उसको छोड़ते हुए उन्होंने इस पीस प्रोसेस में हिस्सा लिया, और जबकि तालिबान वहाँ पे था, ये सब लोग थे वहाँ पे, तो भी उन्होंने वहाँ पे हिस्सा लिया। तो दैट वाज समथिंग वेरी गुड, है ना। अगला है न्यू बिल ऑन पावर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट LG सून। अब क्या, होम मिनिस्ट्री एक नया बिल लेकर के आएगी इन द पार्लियामेंट सेशन, जो कि ये क्लियरली डिफाइन कर देगा कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड व्हाट आर द पावर्स ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है ना। अब सोर्स बेसिकली ये कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो डिस्प्यूट क्रिएट करती हैं, उनको क्लियर करने के लिए ये बिल लाया जाएगा, ठीक है ना। अब ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर LG के पास लाने के लिए जो नए चेंजेस है वो क्या बोलेंगे, देखो लिखा है, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस proposed in the new act, the LG could act in his discretion। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपने डिस्क्रिप्शन में काम कर सकेगा in any matter that is beyond the purview of the powers of Assembly of Delhi। मतलब कि जो भी दिल्ली की असेंबली की पावर के बियॉन्ड का मैटर होगा उसमें LG फुल डिस्क्रिप्शन में काम कर सकेगा, रिलेटेड टू ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हैं उनके रिलेटेड मैटर्स में, एंड एंटी करप्शन ब्रांच के जो भी मैटर्स रहेंगे वहाँ पे LG का फुल डिस्क्रिशनरी पावर रहेगा। It will give more teeth to LG and the validity of any decision taken as per such discretion shall not be questioned। और जो भी डिसीजन LG इस डिस्क्रिशनरी पावर के थ्रू लेगा उसको क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। अब देखो हुआ क्या था, बेसिकली 2015 में काफ़ी पिटीशंस दायर किए गए थे जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ नो पावर्स इन सर्विसेज रिलेटेड टू मैटर्स एंड द ACB कुड नॉट रजिस्टर केसेस अगेंस्ट एनी एम्प्लॉई, ऑफिसर और फंक्शनरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 2015 की बात है। तो अब उसी चीज़ को क्लियर कट एक एक्ट के थ्रू होम मिनिस्ट्री ला जाती है कि जो एंटी करप्शन ब्रांच है और जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वाले जो मैटर्स हैं उसमें LG के पास डिस्क्रिशनरी पावर रहेगी, ना कि गवर्नमेंट के पास क्लियर कट डिवीजन किया जाएगा। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली की बात की जाए तो इट इज़ हैविंग ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट केम इनटू बीइंग इन 1991 में ये आया अंडर द आर्टिकल 239 AA 239 AA आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत।
एंड इसको इंसर्ट किया गया था 69th अमेंडमेंट, यानी कि 69th अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया था 1991 में. And it is said that UT of Delhi shall be called the National Capital Territory of Delhi, and the administrator thereof appointed under Article 239 shall be designated as the Lieutenant Governor. तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि की गई थी अंडर द 69th अमेंडमेंट एक्ट. ओके, इसको याद रखिएगा 69th अमेंडमेंट एक्ट को. एंड ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. तो इसमें मेन चीज़ क्या है, 69th अमेंडमेंट एक्ट. ओके, so these are the things which are very very important. I found this on the web. So that happens sometimes. According to the existing act, the Legislative Assembly of the Delhi has no power to make laws in all the matters except public order, police and land. तो ये आपको याद रखना है कि दिल्ली के पास पावर्स हैं इन ऑल द मैटर्स एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर को छोड़ करके, पुलिस को छोड़ करके एंड लैंड को छोड़ करके. ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इनको छोड़ करके दिल्ली असेंबली के पास जो मैटर्स हैं उन पे वो लॉ बना सकता है. ठीक है ना, तो ये आपको याद है. दीज आर समथिंग इंपॉर्टेंट. 2018 में ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था दैट held that LG was bound by the aid and advice of the Delhi government and both had to work harmoniously with each other. Okay, तो उन्होंने 2018 में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि LG को एड एंड एडवाइस चाहिए रहेगी दिल्ली गवर्नमेंट की, एंड दोनों को हारमोनियसली काम करना चाहिए. ठीक है ना, तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आगे मूव करें तो केरला टू हैव सर्टिफाइड स्नेक हैंडलर्स. केरला को सर्टिफाइड स्नेक हैंडलर्स मिलेंगे. दिस इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंस्टीट्यूशनलाइज दिस हैंडलिंग ऑफ स्नेक्स इन द कंट्री. तो केरला पहला स्टेट बन गया जिसने कि इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है स्नेक हैंडलिंग को कंट्री में, है ना. तो केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेसिकली गाइडलाइंस बना दी है फॉर रेस्क्यूइंग स्नेक्स फ्रॉम ह्यूमन डोमिनेटेड प्लेसेज एंड रिलीजिंग देम इनटू द अनइनहैबिटेटेड प्लेसेस. मतलब कि स्नेक्स को ह्यूमन डोमिनेटेड प्लेसेस से करके अनइनहैबिटेड प्लेसेस में ले जाया जाएगा. अब ये बेसिकली किसके थ्रू होगा, ये जो स्नेक हैंडलर्स रहेंगे उनके थ्रू होगा. ओके, स्नेक हैंडलर्स के थ्रू किया जाएगा ये सारा काम. अब स्नेक हैंडलर्स वो लोग रहेंगे जो साइंटिफिक तरीके से इनको हैंडल करेंगे एंड कम रिस्क रहे. अगर होता क्या था कि जो अनसाइंटिफिक तरीके से हैंडल करते थे स्नेक्स को, उनके कारण क्या होता था, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था. ना केवल लाइफ का नुकसान दूसरों को हो जाता था बल्कि स्नेक्स को भी और वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान होता था. तो इसी कारण से बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है केरला के द्वारा, दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर. ठीक है ना. अब इसमें थोड़ा फैक्ट्स और देख लो कि ये जो सर्टिफिकेशन रहेगा स्नेक हैंडलिंग का, ये वैलिड रहेगा फॉर 5 years. The respective ACFs can withdraw or cancel the same. जो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, they can withdraw or cancel the certificate if the snake handler is found to be involved in any illegal or unethical process. अगर वो स्नेक हैंडलर जो रहेगा अगर किसी दूसरे अनएथिकल या इलीगल चीज़ में इन्वॉल्व रहता है तो फिर उसका जो ये सर्टिफिकेट है दैट कैन बी विड्रॉन ऑल्सो. तो ये भी आपको याद रखना. दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना. आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. सो एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं. लेसन्स फ्रॉम एन इमॉर्टल कन्वर्जेशन. अब यहाँ पे इमॉर्टल कन्वर्जेशन गीता को बोला गया है और ऑथर ने उसी के बारे में थोड़ा कुछ चीज़ें लिखी हैं. देखो यहाँ पे धर्म की 2-3 एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, तो मैं वही फाइनल आपको बताता हूँ. देखो अगर धर्म की बात करें इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन, तो ऑथर का कहना है कि धर्मा मीन्स अपहोल्डिंग द लार्जर राइचुअसनेस इंटरेस्ट द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी बोथ इन इट्स मंडेन एंड ट्रांसडेंटल फॉर्म. तो धर्म का मतलब है अपहोल्ड करना किसको, लार्जर राइचियस इंटरेस्ट को, जो ज़्यादा सही चीज़ है उसको अपहोल्ड करना, ह्यूमैनिटी के वेलफेयर को अपहोल्ड करना. ये है धर्म का पहला एस्पेक्ट. ठीक है ना. अब इन्होंने इसको लीडरशिप एस्पेक्ट से जोड़ दिया है नेशन के. तो फॉर द लीडरशिप ऑफ अ नेशन स्टेट इट मीन्स प्रोटेक्टिंग द नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड एज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एडवर्सियल सर्कमस्टांस. मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑफ द पीपल है, जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को बचाना और अपने आप के पूरे नेशन स्टेट की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करके रखना, बोथ फ्रॉम द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एडवर्सरीज. तो इसने इसको फिर जो लीडरशिप और स्टेट क्राफ्ट है उससे भी जोड़ दिया है. दूसरा जो है धर्मा मीन्स एक्शंस नॉट पैसिविटी. मतलब कि धर्म का मतलब होता है एक्शन करना, ना कि पैसिव रहना. एक्टिंग विदाउट मटेरियल इंसेंटिव्स एंड विदाउट रिगार्ड फॉर नैरोली डिफाइंड गेन्स फ्रॉम दैट एक्शन. मतलब धर्म का मतलब है कि जब आप एक्ट करें पैसिव ना रहें, बट एक्ट करें कैसे, विदाउट एनी इंसेंटिव. ये ना सोच कर कि क्या इंसेंटिव मिलेगा,
वही है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब आप एक्ट करो, द फ्रूट्स आर नॉट इन योर हैंड, उसकी आपकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। और जो आपको गेम्स मिल सकते हैं थोड़े बहुत छोटे बहुत, उनको आप इग्नोर करके वो काम करो, ठीक है ना। अगला जो है द वॉर फॉर धर्मा, देखो अब यहाँ पे लिखा है द वॉर फॉर धर्मा रिक्वायर्स एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, जो धर्म का युद्ध होता है दैट रिक्वायर्स एक्टिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट अटैचमेंट, विदाउट फियर एंड विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। तो जो वॉर ऑफ धर्म होता है दैट हैपेंस ओनली व्हेन यू हैव नो अटैचमेंट, यू हैव नो फियर और यू हैव नो एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना। इन सम, अब देखो यहाँ पे धर्म इन फॉरेन पॉलिसी, कैसे फॉरेन पॉलिसी में धर्म को जोड़ दिया है। धर्म इन फॉरेन पॉलिसी कैन ओनली बी सस्टेन्ड थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो आप जब तक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब कि आप अपने फ्रीडम पॉलिसी में फ्री नहीं रहेंगे, ऑटोनॉमस नहीं रहेंगे, तब तक आप प्रॉपर धर्म के थ्रू फॉरेन पॉलिसी को नहीं हैंडल कर सकते। इट इज़ द ओनली प्रिंसिपल दैट कैन ब्रिंग इन टू हार्मनी द फ्लेक्सिबिलिटी इन डिप्लोमेसी एंड पर्पसफुल वायलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाना है, डिप्लोमेसी और वायलेंस दोनों के बीच में। डिप्लोमेसी और वायलेंस हमेशा डिप्लोमेटिक तरीके से ही नहीं होता। जैसे कि अभी चाइना का मुद्दा लिया जाए तो एस जयशंकर ने कहा था कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से ही मुद्दे को सुलझाएंगे। काफी ज्यादा विरोध भी किया गया कि डिप्लोमेटिक तरीके से आप कुछ नहीं सुधार पा रहे हैं। तो हमेशा देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन डिप्लोमेसी एंड पर्पसफुल वायलेंस। पर्पसफुल वायलेंस, ऐसा नहीं कि इररिलेवेंट वायलेंस होना चाहिए, पर्पसफुल वायलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। So there should be a fusion of these things. आपका जो थॉट है, आपका जो एक्शन है, दैट शुड फ्यूज टुगेदर फॉर द हायर पर्पस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। ओके, दैट शुड फ्यूज टुगेदर फॉर हायर पर्पस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। धर्म जो रहता है वो सेल्फ इंटरेस्ट के बियॉन्ड रहता है, इट इज बियॉन्ड द पार्टीजन कॉजेज एंड इट इज कंसर्न्ड ऑलमोस्ट ऑलवेज विद द लार्जर गुड। तो धर्म हमेशा लार्जर गुड से ही जुड़ा रहेगा। दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल, है ना, इसको याद रखिएगा। दीज आर सम गुड थिंग्स जिनको आप याद रख सकते हैं। इल एडवाइज्ड मूव, अब ये जो आर्टिकल है इल एडवाइज्ड मूव, ये लिखा गया है रिसेंटली। जो आपका मद्रास हाई कोर्ट है उसने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने परमिशन मांगी है कि जो एक्टर सूर्या है उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि अभी नीट के जजमेंट जब हुआ, नीट का जजमेंट हुआ तो उन्होंने सूर्या ने एक कोट लिखा था, एक ट्वीट किया था, जो भी किया उसने लिखा A court that dispenses justice through a video conferencing out of fear of coronavirus is ordering students to write an exam without the fear, है ना। मतलब कि जो कोर्ट खुद कोरोना वायरस के डर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जस्टिस दे रही है या जजमेंट दे रही है, वो बच्चों को कह रही है कि आप सेंटर में जा करके बिना डर के एग्जाम दो। तो ये उन्होंने लिखा था। अब इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि दिस हैज क्वेश्चनड द इंटीग्रिटी एंड डेवलप्ड एंड डिवोशन ऑफ द जजेस एंड दैट सच अ रिमार्क इफ पनिश्ड वुड अंडरमाइन द पब्लिक ट्रस्ट इन जुडिशरी। अगर इसको पनिश नहीं किया तो ट्रस्ट जो है जुडिशरी पे वो घट जाएगा, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी कि यार कंटेंट ऑफ कोर्ट में तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, 129 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को दे रहा था, आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को दे रहा था। तो हाई कोर्ट ने सुओ मोटो क्यों नहीं लिया, उसने सुप्रीम कोर्ट को क्यों लिखा? क्योंकि ये जो जजमेंट था ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और हाई कोर्ट इसलिए इनिशिएट नहीं कर सकती है इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाई कोर्ट केवल उन्हीं केसेस में इनिशिएट कर सकती है सुओ मोटो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो जजमेंट वो खुद दे। बट अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो वो लिख के देगा सुप्रीम कोर्ट को कि भैया देखो ऐसा आपके जजमेंट के लिए ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए कहो तो उसको नाप देते हैं। तो वही वाली बात है कि इसी कारण से उन्होंने कहा कि लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आप वो करो। नो रीजनेबल पर्सन हु रीड्स मिस्टर सूर्याज स्टेटमेंट वुड कंस्ट्रू इट एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब ऑथर का ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इसको पढ़ेगा, इस कोर्ट को पढ़ेगा सूर्या का, तो वो नहीं बोलेगा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लायक है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये तो ऑब्वियस एक तरीके से कहना चाहिए कि इनोसेंट एक तरीके से कोर्ट है, इनोसेंट कमेंट है ऑन द जुडिशरी, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल सही बात थी, तो आप इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाओगे। दिस इज एन इल एडवाइज्ड मूव एंड एक ऐसा एक्टर जो कि काफ़ी सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, और उसने अगर इस तरह की कोई एक चीज़ लिख दी तो आप उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके उसको पनिश करने के मूड में आ गए। सो दैट इज समथिंग दैट नॉट राइट। अब यहाँ पे देखो मैंने जो बताया आपको कि हाई कोर्ट डज नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू इनिशिएट कंटेम्प्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्डर पास बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है तो फिर हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है कि उस तरीके से उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट कर सके, ठीक है ना।
इसको याद रखिएगा। और ये चीज़ हुई थी एपेक्स कोर्ट के वर्डिक्ट इन द वितुसाह ओबरॉय का केस था, वितुसाह ओबरॉय का 2017 केस था, वहाँ पे उन्होंने कहा था देयर इज नो रीजन फॉर चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही टू परमिट इनिशिएशन ऑफ दिस कंटेम्प्ट अगेंस्ट मिस्टर सूर्या। तो मतलब वही कहा कि अब ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, इनिशिएट नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड। वीनस इन फोकस, तो अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ने फॉस्फीन नाम की गैस देखी है। देखो फॉस्फीन एक बायोमार्कर है। बायोमार्कर क्यों है? क्योंकि बायोलॉजिकल तरीके से ही वो निकल सकता है। इसके पहले एक और बायोमार्कर मिला था, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ ये पूरी चीज़ें। वीनस सबसे पहले बात की हॉटेस्ट प्लैनेट है, मरकरी के बाद वीनस आता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इस तरीके से चलता है। ओके, तो वीनस है, अर्थ है, मार्स है, मरकरी है। मरकरी सबसे क्लोजेस्ट जरूर है लेकिन हॉटेस्ट नहीं है। हॉटेस्ट आपका वीनस है, ये भी आपको याद है ना, कन्फ्यूजन हो सकता है, हो जाता है कभी कभी, तो उसको याद है कि हॉटेस्ट वीनस ही है। अब इसकी जो साइज शेप है वो अर्थ के बिल्कुल सिमिलर है, सरफेस रॉकी है, और एटमॉस्फेयर में जो गैस है मेन वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मात्रा में पाई जाती है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अभी क्या हुआ बेसिकली, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है वीनस एक्सप्रेस। वीनस एक्सप्रेस एक मिशन है, याद रखिएगा, वीनस एक्सप्रेस इज द मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है ना, तो उसने पता किया कि उसमें ओजोन है, पहले O3 मिला, ये पहला बायोमार्कर था। दिस वाज द फर्स्ट बायोमार्कर, O3, ओजोन। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स एंड कंसिडर्ड अ बायोमार्कर, क्योंकि ये अपर एटमॉस्फेयर में वीनस मिला तो 2011 में मिला था। अब फॉस्फीन मिला है, दूसरा बायोमार्कर फॉस्फीन गैस मिला है। मैंने बताया कलरलेस गैस है लेकिन ओडरलेस नहीं है। इसमें एक फॉस्फोरस होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं, याद रखिएगा, समथिंग लाइक इस तरीके से PH3 टाइप से, फॉस्फीन PH3 है ना। तो एक फॉस्फोरस हो गया एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। इट इज गिवन आउट बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग द बायोकेमिकल प्रोसेस। मैंने अभी भी आपको ऊपर बताया क्वेश्चन में कि ये माइक्रोब्स द्वारा निकाला जाता है इन द बायोकेमिकल प्रोसेस। इन एन एटमॉस्फेयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इट इज लार्जली लाइकली टू गेट डिस्ट्रॉयड सून। However, the researchers estimate that phosphine forms about 20 parts per billion of Venus atmosphere. तो Venus atmosphere काफी बड़ा पार्ट है, तो ये पॉसिबिलिटी दिखाता है कि क्यों ये सर्वाइव कर पा रहे हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेस में तो उसको खत्म हो जाना चाहिए था। तो ये कुछ एक बड़े सवाल है जिनके जवाब नहीं मिले हैं, बट इट्स अ गुड साइन दैट फॉस्फीन वहाँ पे पाया गया है। एन इकोनॉमिक डिजास्टर फोरटोल्ड, तो ये जो इकोनॉमिक डिजास्टर है ये अभी कोविड-19 के बाद का देखा जा रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है स्पेशली इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो बहुत ज़्यादा घट गई है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे इंडिया के आउटपुट का 45% कवर करता है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 93% पॉपुलेशन हमारी एम्प्लॉयड है ना। अब ऑथर ने ये कहा है कि देखो बाकी सालों में क्या होता था कि आप एक्स्ट्रापोलेशन करके बेंचमार्क ईयर से, आप जो नॉन बेंचमार्क ईयर्स हैं वहाँ पे आप डेटा निकाल लेते थे। बेंचमार्क ईयर्स कौन से ईयर होते हैं? जहाँ पे सर्वे किया जाता है। बेंचमार्क ईयर वो ईयर होता है जहाँ पे इंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट सर्वे किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे मान लो 2010 में सर्वे किया गया तो 2010 आपका बेंचमार्क ईयर हो गया, और 2011 में नहीं किया गया तो 2011 का जो डेटा निकाला जाएगा वो 2010 से आप एक्स्ट्रापोलेट करके निकालोगे। तो ऑथर ने कहा है कि अभी तक क्या होता था कि आप एक्स्ट्रापोलेट करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए निकाल लेते थे फॉर द नॉन बेंचमार्क ईयर्स, बट ये जो साल है ये कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर डिस्प्रपोर्शनेटली हिट किया गया है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इतना ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेटली हिट हुआ है कि अगर आप एक्स्ट्रापोलेशन के थ्रू निकालेंगे डेटा, अगर आप कुछ भी करेंगे तो दैट डेटा विल बी लेस रिलायबल, दैट डेटा विल बी इनकरेक्ट इन पर से। तो उनका ये कहना है कि जो डेटा आएगा वो एक्स्ट्रापोलेशन से नहीं लाया जा सकता, वो इनकरेक्ट आएगा। ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा है कि क्या एग्रीकल्चर हेल्प करेगा मतलब इस बार की ग्रोथ के लिए? तो अगर देखा जाए तो जो सेक्टर्स है, कंस्ट्रक्शन में 50.3% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 47% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग में 39.3% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ऑथर का ये कहना है एग्रीकल्चर ग्रोथ विल नॉट हेल्प मच इन द इकोनॉमिक रिकवरी। एग्रीकल्चर ग्रोथ इकोनॉमिक रिकवरी में हेल्प नहीं कर सकती है। ठीक है ना। एग्रीकल्चर आउटपुट जरूर राइज किया है बट एग्रीकल्चर इनकम हैज नॉट करस्पॉन्डेंटली इंक्रीज। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर ही नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, तो खरीदेंगे कहाँ से? अगर खरीदेंगे नहीं तो फिर एग्रीकल्चर इनकम ग्रोथ को कहाँ से कर सकती है? तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। अब ऑथर ने कहा कि गवर्नमेंट के कुछ मूव्स हैं जो कि गलत हो गए, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, दूसरा उन्होंने कहा GST भी एक ऐसा मूव था जो कि गलत हो गया, देन ये तीसरा लॉकडाउन। तो ये 3 मूव्स है जिनको कि गलत बोला गया ऑथर द्वारा कि गवर्नमेंट के जो मूव्स बहुत
ज़्यादा गलत हुए। दीज आर द 3 मूव्स एंड ये बहुत ज़्यादा गलत हुए, ठीक है ना। तो रिमेंबर दीज एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है हमको। सो न्यू पावर्स फॉर एविएशन रेगुलेटर्स। अब क्या था, अभी रिसेंटली एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल आया था जिसमें 3 रेगुलेटर्स आए थे। अब वो 3 रेगुलेटर्स कौन कौन से थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन था, दूसरा था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तीसरा था एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। मतलब कि पहला क्या है, DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सेकंड है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS एंड तीसरा है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। अब जो अभी अमेंडमेंट बिल है, जो अभी पास किया गया है बेसिकली, उसमें ये हुआ है कि इन तीनों को स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बनाया जाएगा। स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने से क्या होता है कि इनको ज़्यादा एक कहना चाहिए कि ज़्यादा लीगल पावर्स आ जाती हैं एंड ज़्यादा अच्छे से ये काम कर सकते हैं, ज़्यादा ऑटोनॉमस तरीके से ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। DGCA का काम क्या है बेसिकली? DGCA जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इट विल हैव सेफ्टी ओवरसाइट एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। सेफ्टी ओवरसाइट एंड रेगुलेटरी फंक्शन मतलब कि एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेगा। दूसरा आपका BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, दे विल कैरी आउट रेगुलेटरी एक्टिविटीज रिलेटेड टू सिविल एविएशन सिक्योरिटी। सिविल एविएशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको BCAS देखेगा। DGCA ओवरऑल सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है, मतलब वो तो ओवरऑल रेगुलेटर की तरह हो गया। BCAS आपका सिविल एविएशन सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है, सिक्योरिटी के लिए। और AAIB जो है यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये इन्वेस्टिगेशन करेगा फॉर द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, जो भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होंगे उनको लिए देखेगा, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा कि जब इसको स्टैट्यूटरी पावर देते हैं ना, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका ICAO है यानी कि जो इंटरनेशनल बॉडी है ICAO है, उसके सामने आपकी थोड़ा वो इमेज अच्छी हो जाती है। ये सारी चीज़ें इन्होंने कही है। जो अभी बिल आया है अमेंडमेंट का, इट विल गिव मोर पावर्स टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड AAIB। हुआ क्या होगा क्या बेसिकली, द बिल एम्पावर्स द DGCA टू लेवी इनहेंस्ड पेनल्टीज ऑफ अप टू 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 10 लाख। तो 10 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ तक की पेनल्टी लगा सकता है DGCA ऑन द एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स एंड अदर एविएशन एंटिटीज। 1 करोड़ तक की पेनल्टी लगा सकता है। द अमेंडमेंट ऑल्सो एड्रेसेस रेगुलेटरी शॉर्टकमिंग्स दैट हाईलाइटेड बाय द एविएशन वॉचडॉग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड द US द ICAO ने जो जो चीज़ें कही थी उसको भी सॉल्व करने के लिए इस बिल में कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए, जैसे कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन लाना, ये सारी चीज़ें उन्हीं का पार्ट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल पास। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल पास किया गया है, अमेंडमेंट बिल है बेसिकली, एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल, उसको पास किया गया है। अब इस बिल में बेसिकली क्या है, दे विल डीरेगुलेट द फूड आइटम्स इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्सेस एंड अनियंस, a move aimed at transforming the farm sector for and raising farmers income। तो मेन जो पहला चेंज किया गया, क्या किया गया है कि इसमें डीरेगुलेट किया जाएगा फूड आइटम्स के प्राइस को इंक्लूडिंग द सीरियल्स, पल्सेस एंड अनियन। देन एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, इट विल रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस provides that stock limits may imposed on agriculture produce only if there is a steep price rise। स्टॉक लिमिट्स अब केवल तभी लगाई जाएंगी जब बहुत ज़्यादा स्टीप प्राइस राइज होगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब द बिल अलाउज सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ सम फूड आइटम्स ओनली अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। मतलब अब जो रेगुलेशन की पावर रहेगी वो केवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में रहेगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस मतलब कि वॉर, फेमाइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज और नेशनल कैलामिटी ऑफ ग्रेव नेचर। तो ये 4 केसेस में ही आप फिर इसको रेगुलेट कर सकते हो, अदरवाइज ये डीरेगुलेटेड ही रहेंगे। ये मार्केट फोर्सेस द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। डीरेगुलेटेड का मतलब है कि मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगी और उन्हीं के थ्रू होगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अजीत डोवाल वॉक्स आउट ऑफ एन SCO इंटरेक्शन। तो अजीत डोवाल ने इसलिए वॉकआउट कर दिया क्योंकि जो गिलगित बाल्टिस्तान का मैप था और जो POK वाला रीजन था, जो जूनागढ़ वाला रीजन था, उसको पाकिस्तान ने अपने मैप में दिखाया था, इसलिए मीटिंग से उनकी सीट खाली रही। ही वॉज नॉट इन टू दैट मीटिंग। मेंबर्स SCO के कौन कौन से याद रखिएगा, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये 8 मेंबर्स हैं। ऑब्जर्वर स्टेट में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया आते हैं। और इनिशियली जब ये बना था 2001 में तो शंघाई 5 इसका नाम था, SCO शंघाई 5 कहा जाता था। 5 ही नेशंस थे जिसमें जिन्होंने बनाया था, है ना। और इसके बाद लास्ट 6वीं कंट्री थी उज्बेकिस्तान, उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान 2 और जोड़ी गई, ठीक है ना। अब याद रखिएगा SCO का एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मैकेनिज्म भी है, उसको रैट्स बोलते हैं, RATS बोलते हैं, रैट्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड या रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। ये आपका बेसिकली रैट्स जो है ये SCO का मैकेनिज्म है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना।
आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। और एडीबी, इंडियन इकोनॉमी टू श्रिंक बाय 9% इन फाइनेंशियल ईयर 21 सेज एडीबी। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका बेसिकली एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि 19 दिसंबर 1966 में बना था। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है। एडीबी में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप जो परसेंटेज है वो जापान का है, फिर यूएसए का है, याद रखिएगा जापान का है, फिर यूएसए का है। इंडिया चौथे नंबर पे आई थिंक आता है, 4th नंबर पे आता है। एंड दिस बैंक, क्या अब एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो क्या सिर्फ एशियन मेंबर्स हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एशियन मेंबर्स नहीं है। अब यूएसए जब मेंबर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन एशियन मेंबर्स में तो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज भी इसके मेंबर्स हैं। और इट एडमिट्स द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। यूएन इस कैप के मेंबर्स को भी एडमिट करता है, ठीक है ना। और इट वॉज मॉडल्ड क्लोजली ऑन द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के जैसे इसको बनाने की कोशिश की जाती है। एडीबी के मेंबर्स, इट्स एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर एज वेल, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। और जो इसका बेसिकली मेंबरशिप में है सबसे ज़्यादा जापान है, फिर यूएसए है, एंड फिर उसका चाइना है, फिर इंडिया है, एंड देन ऑस्ट्रेलिया है। ओके, तो तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पे इंडिया है, और फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। These are the things important. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.